बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। आप सुन रहे हैं हैदरान, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। इस किताब का हर अस्करी नाम, किरदार, वाक़या और मकाम 100% दुरुस्त, मुस्तनद और नाकाबिले चैलेंज है। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 7वीं किस्त की जानिब। हैदरान की दास्तान खून रंग के 2 मरकजी किरदार हवालदार लालक जान शहीद निशाने हैदर, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने पहली रैकी दुश्मन के इलाके में 3 मई को हवालदार वजीरुल्लाह और 2 सिपाहियों के साथ की थी। हैरत अंगेज हद तक दलेर और ज़हीन शेर खान के दुश्मन पर घात लगाकर हमलों का जो सिलसिला 3 मई को आगाज हुआ था, वो 6 मई तक तसलसल से जारी रहा। इस दौरान उन्होंने सही मानों में दुश्मन को बौखला कर रख दिया। दुश्मन के इलाके में जाकर उस पर धावा बोलना और अपना मिशन मुकम्मल करके कामयाब वापस लौटना खुसूसन इन हालात में नाकाबिले तसव्वुर समझा जाता था, लेकिन अल्लाह के शेर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुदरत उन्हें आगाज ही से किसी बड़े और शानदार अंजाम के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने अपनी दलेराना क़ियादत का लोहा मनवाते हुए दुश्मन के इलाके में एक नई पोस्ट कायम कर ली थी, जिसने दुश्मन को दहला कर रख दिया। कैप्टन शेर खान का नाम भारतीय वायरलेस और रेडियो स्टेशनों पर इस तरह गूंजा कि दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देने लगी। 13 मई को दुश्मन कैप्टन कर्नल शेर खान की पोजीशन पर इंतहाई गुस्से और भरपूर ताकत के साथ हमलावर हुआ। हिकमत अमली के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान और उनके मुट्ठी भर साथियों ने मखसूस पत्थरों के पीछे पोजीशन संभाल ली और दुश्मन की गोलाबारी का निजारा करने लगे। इस मर्तबा दुश्मन ने अब तक होने वाली सबसे ज्यादा तबाहकुन गोलाबारी की थी और इस मर्तबा उसको यकीन हो चला था कि अब वहां कोई जी रूह बाकी नहीं रहा। दुश्मन को इतना घुमंड और गुमान था कि उसने कैप्टन कर्नल शेर खान की पोस्ट पर काबिज होने के लिए अपनी SSG की एक सेक्शन हेलीकॉप्टर के जरिए कैप्टन कर्नल शेर खान की चौकी के बिल्कुल सामने उतार दी, जिस पर कैप्टन कर्नल शेर खान अपने साथियों के साथ इस तरह हमलावर हुए कि इस सेक्शन के 10 अफराद में से बमुश्किल 2 अपनी जानें बचाकर वापस भागने में कामयाब हुए। इनके साथ भी इनकी तरह अल्लाह के पुरस्कार बंदे थे, जिनमें 2 नुमाया नाम सिपाही इरफानुल्लाह सितारा जुर्रत और सिपाही अब्दुल कादिर के हैं। सिपाही अब्दुल कादिर ब्रावो कंपनी में से थे, जिनके अतवार इब्तदा ही से बता रहे थे कि उन्हें भी अल्लाह ताला ने कैप्टन कर्नल शेर खान की तरह किसी बड़े मनसब पर फाइज करने के लिए मुंतखब कर लिया है। 27 मई को लांस नायक अब्दुल हमीद और सिपाही गुलाम मोहब्बत डार के साथ वो तोलांग चोटी की तरफ रवाना हुए। इस एरिया की कमान कैप्टन आमिर कर रहे थे, जिन पर दुश्मन अब तक दर्जनों हमले करके मुंह की खा चुका था। ये 3 सरफरोश उनकी मदद के लिए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर। कैप्टन आमिर की पोस्ट दुश्मन के मुसलसल हमलों की जद में थी। हर रोज एक नया हमला उन पर होता था। सिपाही अब्दुल कादिर इन हमलों के दौरान, जब दुश्मन अपनी दानिस्त में उन पर कारपेट बमबारी कर रहा था, एक से दूसरे मोर्चे तक भाग भाग कर जाते, मतलूबा सामान वहां पहुंचाते और जवानों का हौसला बढ़ाते और उन्हें जहाद फी सबीलिल्लाह की तलकीन करते। इस दौरान एक मर्तबा एक बम उनके नजदीक फटा तो उसका टुकड़ा उनके बाजू में पैवस्त हो गया। अब्दुल कादिर ने कुरानी आयात का विर्द करते हुए उसे खींचकर बाहर निकाला और खुद ही बाजू पर मरहम पट्टी भी कर ली। 12 जून को दुश्मन की एक बटालियन ने कैप्टन आमिर की पोस्टों पर यलगार की तो अगली सफों में बढ़कर हमला करने वालों में सिपाही अब्दुल कादिर सबसे नुमाया थे। वो दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी से बेनियाज अपनी गन से उस पर कहर बरसाते मुसलसल आगे बढ़ते गए। इस दौरान एक गोली उनके सर में लगी, लेकिन अल्लाह के इस शेर का सफर नहीं रुका। जमीन की छाती ठोंकते उसके कदम दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। जुबान पर कलमाए तैयबा का विर्द जारी था। सिपाही अब्दुल कादिर दुश्मन की उस गन मोर्चे पर ग्रेनेड फेंकने का इरादा रखते थे, जिससे मुसलसल फायरिंग हो रही थी। उधर आसमान से जमीन तक उनके लिए सुर्ख कालीन बिछाए फरिश्ते और हूरें उनकी मुंतजिर थीं। उनके साथियों और दुश्मन ने देखा और बयान किया कि बमुश्किल 8-10 कदम की दूरी से उन्होंने दुश्मन की तरफ ग्रेनेड उछाला और कलमाए तैयबा का विर्द करते
उन अरफा व आला दर्जात को पा लिया जो किसी भी मुजाहिद की जिंदगी का हासिल है। अल्लाहु अकबर। आइए दुश्मन की जुबानी जाने कि उसने हैदरान की एक कंपनी का मुकाबला करने के लिए अपने कितने सूरमा मैदान में उतारे थे। इस ज़िम्न में कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह, साबिक वज़ीर आला मशरकी पंजाब, की किताब अ रिज टू फार के बैटल अकाउंट का जायज़ा लें। ये उस बैटल अकाउंट का तर्जुमा है। 30 मई से 2 जून तक बटालियन ने शुमाल मशरिक और जनूबी अप्रोचों का घेराव करके टाइगर हिल का हसार कर लिया और दुश्मन हत्तलवसा शदीद तोप खाने के फायर से यह हसार तोड़ने की कोशिश करता रहा। इसकी तफसील अमरिंदर सिंह की किताब के सफ़ा नंबर 109 ता 112 में लिखी हुई है। आगे लिखा है, 18 से 24 जून तक कई एक मरतबा कोशिश की गई कि 16 ग्रेनेडर्स, 17 जाट हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स की एक गश्त और 21 स्पेशल फोर्स की एक टीम से टाइगर हिल से मुत्तसिल मगरबी पहाड़ी सिलसिले पर कब्जा किया जाए, लेकिन कामयाब न हो सके। सफ़ा नंबर 113 के मुताबिक 25 जून से 8 डिवीजन ने 192 माउंटेन ब्रिगेड को जिम्मेदारी सौंपी कि टाइगर हिल पर कब्जा करे। ब्रिगेड की तश्कील कुछ इस तरह थी: 8 सिख रेजिमेंट, 18 ग्रेनेडर्स रेजिमेंट, 3/3 गोरखा रेजिमेंट, 6 पैरा बटालियन साबिका 50 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक कंपनी, 21 स्पेशल फोर्स की एक टीम। वो फॉर्मेशंस या यूनिट्स जो इस सब सेक्टर में मौजूद थीं और इनका तज़किरा इन 2 किताबों में कहीं ना कहीं किया गया है, वो ये थीं: 79 माउंटेन ब्रिगेड, जिसमें 17 जाट, 12 महार, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 2 नागा और 18 राष्ट्रीय राइफल्स मनफी एक कंपनी, 21 स्पेशल सर्विसेज स्क्वाड मनफी एक टीम, सफ़ेद नाला की समत, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, जिसमें आर्मी हेडक्वार्टर रिजर्व मनफी 6 पैरा बटालियन, बतौर ज़ख़ीरा ब्रिगेड गुमरी, मुतफर्रिक आज़ाद यूनिटें, लूज बटालियंस, 19 जम्मू कश्मीर राइफल्स, मनशंग और कल नाला अप्रोच, 2 महार रेजिमेंट, डियांग हांग नाला अप्रोच, 16 ग्रेनेडर्स रेजिमेंट, संधू नाला अप्रोच इब्तदाई ऑपरेशंस, 18 घुड़वाल राइफल्स। तरसील रसद के लिए 192 ब्रिगेड का अजमाली मंसूबा ये था। उसका तर्जमा सुनिए। 192 ब्रिगेड का अजमाली मंसूबा ये था: 18 ग्रेनेडर्स मुख्तलिफ अतराफ से असॉल्ट करेगी, यानी मशरिक, शुमाल मशरिक और जुनूब से। इन हमलों के लिए 8 सिख रेजिमेंट की एक मुस्तकर मुहैया करेगी और धोखादही के लिए शुमाल मगरिब और जुनूब मगरिब से फरेब कुन हमले करेगी। एक सिख कंपनी ज़ख़ीरा होगी और 18 ग्रेनेडर्स के ऑपरेशन में मदद के लिए तैयार रहेगी। 3 जुलाई 2100 आवर्स 22 आर्टिलरी बैटरियां मदद करेगी, जिनकी तफसील नीचे दर्ज है: फील्ड रेजिमेंट 3, मीडियम रेजिमेंट 3, लाइट रेजिमेंट 1, ग्राड MBR-L बैटरी 1, साबिका 244 हैवी मोटर्स रेजिमेंट। इसके अलावा 18 ग्रेनेडर्स को एक ऑफिसर, एक JCO और 18 आदमी, 106 इंजीनियर्स फील्ड्स रेजिमेंट के, एक मिलान मिसाइल डिटैचमेंट, 6 गार्ड बटालियन की एक JCO, 31 आदमी, 1801 पायनियर्स कंपनी के 4 सेक्शंस 80 रेजिमेंट के और 5 अफराद पर मुश्तमिल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम मुहैया की गई। भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताबिक, तर्जमा सुनिए, असॉल्ट वाले दिन तकरीबन 120 फील्ड और मीडियम गन्स, 122 mm मल्टी बैरल्ड ग्रेड रॉकेट लॉन्चर्स दुश्मन के लिए टाइगर हिल पर हलाकतों और तबाही की बारिश बरसाती रहीं। एयरफोर्स ने भी 2 और 3 जुलाई को टाइगर हिल को निशाना बनाया और कई मरतबा निशाने मरकजी शिस्त पर लगे। अगर आप इंडिया की सालाना दिफाई किताब इंडियन डिफेंस ईयर बुक 2000 देखें तो सफ़ा 78 पर लिखा है, सिर्फ एक पोस्ट के खिलाफ, तर्जमा सुनिए, बॉफर गनों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने 30,000 गोले फायर करके टाइगर हिल को झुलसा के रख दिया। अस्करी तारीख गवाह है कि एक कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा फौजी इज्तिमा आज तक देखने में नहीं आया। सकीना के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका बाप था। उसे अपने बाप से होशियार रहना था। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इसके घर में कोई मुजाहिद पनाह हासिल करने आ जाए और इसकी माँ या सकीना के अलावा और किसी तक ये खबर ना पहुंचे तो इससे ज़्यादा महफूज पनाहगाह इस मुजाहिद के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में और कोई नहीं हो सकती थी। इस गांव का हर शख्स दिल से मुजाहिदीन
और जुबान से भारतीयों के साथ था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो बादले नाखास्ता बशीर बकरवाल के चंगुल में गिरफ्तार थे और इसके टाउटों की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे। वो मुजाहिदीन के लिए अपनी दानिस्त में बड़े नामहसूस अंदाज में राशन इकट्ठा करती और उन तक पहुंचाने के लिए भी उसने बड़ा महफूज तरीका अपनाया हुआ था। गांव में कुछ रोज से ये अफवाह सरगर्म थी कि सरहद पार से मुजाहिदीन भारतीय इलाके में आ गए हैं और उन्होंने बड़ी अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा सिर्फ इस बात से होता था कि खिलाफ मामूल करीबन रोजाना उनके गांव में इंडियन आर्मी के लोग इसके वालिद से मिलने आने लगे थे और उन्होंने कुछ मकामी लोगों से भी मुलाकातें शुरू कर दी थीं। इस रोज जब वो बकरियों के साथ अपने ठिकाने पर मौजूद थी तो सकीना ने सड़क के नजदीक बड़े बड़े ट्रक रुकते देखे। इसका तजस्सुस बढ़ा और नजदीक देखने की ख्वाहिश लेकर वो अपनी बकरियों समेत बड़े नामहसूस अंदाज में इन ट्रकों और तोपों के इतने नजदीक पहुंच गई जहां से वो इनका बारीक बीनी से जायजा ले सकती थी। ऐ लड़की, कौन है तू? अचानक ही एक भारी भरकम आवाज ने उसे चौंका दिया। आवाज की समत गर्दन घुमाकर सकीना ने देखा तो एक फौजी जिसने कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहन रखा था उसके करीब पहुंच चुका था। देखते नहीं मैं बकरवाल हूं, उसने संभल कर और कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। क्या कर रही है यहां? अगला सवाल मजीद करख्त लहजे में हुआ। मैं क्या कर रही हूं? तुम्हें बता तो दिया, बकरियां चरा रही हूं, यह हमारा खेत है। तुम जानते नहीं मेरे वालिद को? उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। कौन है तेरा वालिद? अफसर का लहजा कदरे तब्दील हुआ था। बशीर बकरवाल की बेटी हूं, काउंसलर हैं वो यहाँ के, सारे बड़े फौजी अफसर उनके दोस्त हैं। उसने अपने वालिद का तारुफ करवाया तो फौजी अफसर को बात समझ आ गई। शायद वो अरसे से यहाँ मौजूद था क्योंकि मकामी काउंसलर होने के लिए जो खूबियां दरकार थीं उसका उसे बखूबी अंदाजा था। इसे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि ये उनके किसी मुखबर की बेटी है जिसकी इज्जत करना उसकी मजबूरी थी। यहाँ किसी अजनबी को आते जाते तो नहीं देखा ना? उसने बड़ी अपनायत से सवाल किया। भारतीय फौजी अफसर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी गर्दन मजीद फूल गई। वाकई इन बड़ी बड़ी बोफोरस गनों की मौजूदगी में वहां कोई क्यों आएगा? ठीक है, अपना काम करो, उसने सकीना से कहा, जिसने अब उन बड़े बड़े ट्रकों पर बने निशानात भी देख लिए थे। ये लोग गालबन किसी लैंडस्लाइड की वजह से कुछ देर के लिए रुक गए थे। करीबन 15-20 मिनट बाद ही उनकी रवानगी हो गई। उनके मंजर से हटने के बमुश्किल 15-20 मिनट बाद बख्त खान वहां मौजूद था। गालबन वो काफी देर पहले आ गया था और सकीना और भारतीय फौजी अफसर को दूर से देख चुका था। उस मरहले पर उसका मंजर-ए-आम पर आना सकीना और मुजाहिदीन दोनों के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस बनता। उनकी रवानगी के बाद ही उसने खुद को जाहिर किया था। सकीना को हस्बे मामूल उसने पुरएतमाद और मुतमईन पाया। उसे फौजी उमूर का इल्म तो नहीं था, लेकिन जिस तफसील से उसने यहाँ मौजूद ट्रकों और तोपों की निशानदेही की थी, इसके बाद कोई मजीद जानने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती थी। इस रोज कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को यह इतला पहुंच चुकी थी कि भारतीय कारगिल दरास रोड पर 6 बड़ी बोफोरस तोपें और करीबन 200 गाड़ियां ले आए हैं, जिसमें 2.5 टन ट्रक और 7 टन की तोपें खींचने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। ये इतला पल भर में अगली पोस्टों तक पहुंच गई, जिनके पास इन्फेंट्री में इस्तेमाल होने वाले हल्के फुल्के हथियारों के सिवा कुछ नहीं था, और हेडक्वार्टर को इस दरखास्त के जवाब में कि तोपखाना उन पर गोलाबारी करे, ये कहा गया कि फिल वक्त ऐसा मुमकिन नहीं, अगले 10-15 रोज में अलबत्ता मुमकिन हो जाएगा। हालात का जबर है या तारीख की सितम ज़रीफ़ी या फिर अपनों की बेतनाई कि महज अपनी सियासी दुश्मनियों या फिर अना की जंग में इन जांबाजों की लाजवाल कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो मादरे वतन की हिफाजत के लिए बदतरीन हालात में भी अपनी जान पर खेल गए। लेकिन उन्होंने दुश्मन को 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। 12 जून को मेजर अरशद, जिन्होंने बनियाल में यूनिट रिपोर्ट की थी, जमाल पोस्ट की तरफ रवाना हुए। मेजर अरशद ने सूरत हाल का जायजा लिया तो यहाँ SOP के तकाजे भी पूरे नहीं हो रहे थे। जमाल पोस्ट ऐसी तंग जगह पर बनी थी जहां बमुश्किल एक मोर्चा बनाया गया था, जिसके करीबन 80 गज दूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। इन दोनों इंतहाई नाजुक और अहम तरीन पोस्टों पर, जो तोलांग के करीबन पहलू में थीं लेकिन फासले पर मौजूद थीं, नफरी की तादाद सिर्फ 11 थी। अब जरा इनके समाने हरबो ज़र्ब का जायजा भी ले लें जो बमुश्किल यहां तक पहुंचाया गया था। मेजर अरशद को मुकम्मल तफसीलात मिली तो मालूम हुआ कि यहां लाइट मशीन गन की 2500 गोलियां, 12.7 मशीन गन की सिर्फ 250 गोलियां, सब मशीन गन के 12 मैगजीन, 2 इंच मोटर के
12 अदद नाकारा गोले। ये था वो सामान्य जंग जिसके साथ वो दुश्मन के इलाके में उससे नबर्दाजमा होने जा रहे थे। दोनों पोस्टों पर मौजूद इन 11 अफसरों और जवानों के लिए जिन तक कोई कुमक पहुंचाना सिर्फ मोजज़ा ही हो सकता था, जो राशन मुयस्सर था इसमें 3 किलो आटा, 1.5 किलो दाल, और मज़े की बात ये कि खाना पकाने के लिए यहाँ मट्टी का तेल भी मौजूद नहीं था। मेजर अरशद, जिन्होंने दमे रुखसत सकरदू से कुछ खुश्क मेवाजात खरीद लिए थे, या फिर जवानों के पास कुछ गोलियां टॉफ़ियाँ मौजूद थीं, जिसके बलबोते पर वो गनीम से 2-2 हाथ करने जा रहे थे। हैरान कुन बात तो ये है कि यहाँ राबिता कायम रखने के लिए जो PRC-77 वायरलेस सेट मौजूद था, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इन सरफरोशों के लिए ऐसी बदतरीन सूरत हाल में ना तो किसी दूसरी पोस्ट से राबिता करना मुमकिन था और ना ही अपने बटालियन हेडक्वार्टर से। मेजर अरशद मंझे हुए कमांडर थे और आने वाले मसाइब का बखूबी अंदाज़ा कर सकते थे। उन्होंने असलहा, गोला बारूद और खुराक की सूरत हाल एक ख़त के ज़रिए पिछली पोस्ट पर पहुंचा दी, इस हिदायत के साथ कि ये मामलात कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचा दिए जाएं। जब इनका हरकारा चिट्ठी लेकर पोस्ट तक बमुश्किल पहुंचा तो वहां जिंदगी मौत का मार्का जारी था। दुश्मन ने तोलांग पर कब्जा करने के लिए गुड़ावली रेजिमेंट, नागार रेजिमेंट और ग्रेनेडर्स की 3 बटालियन नफरी को मुकम्मल एयर सपोर्ट के साथ तोलांग पर चढ़ाई के लिए भेज दिया था। बाद में उनकी मदद के लिए राजपूताना राइफल्स भी आ गई थी। हालात ऐसे खतरनाक थे कि गुज़श्ता 16 दिनों से भारतीय ग्रेनेडर्स बटालियन की 2 प्लाटून्स तोलांग में इस तरह फंसी हुई थी कि उनके लिए सर उठाकर ऊपर देखना भी मुमकिन नहीं था, जहां बमुश्किल 30 से 40 पाकिस्तानी अफसर और जवान मौजूद थे। ऐसे बदतरीन हालात में भी मेजर अरशद की मदद से इनकार उनके लिए मुमकिन नहीं था। खत रवाना करने के दूसरे रोज़ उन तक एक हवालदार और 3 जवानों की कुमक पहुंची, जो गुज़श्ता 10-12 रोज़ से मुसलसल हालत जंग में थे। हवालदार साहब ने बताया कि उनके साथ जो तोप खाने का ऑब्जर्वर आ रहा था, वो दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी की जद में आकर शहीद हो गया है। जाहिर है यह ऑब्जर्वर उनकी आखिरी उम्मीद था, जिसके ज़रिए गनीम पर अपनी मदद के लिए गोलाबारी करवाई जा सकती थी। मेजर अरशद ने इसे रज़ाए इलाही जानकर लब्बैक कहा और अल्लाह के ये शेर अपने मोर्चों में डट गए, ये जानते हुए कि उनके लिए कुमक के तमाम रास्ते बंद हैं। 14 जून की सुबह दुश्मन ने उन पर ज़मीन और फ़ज़ा से गोला बारूद की आग बरसानी शुरू की और ये भूखे प्यासे जांबाज पत्थरों की ओट में छुप कर बेबसी से इस बरसती आग का निज़ारा करते रहे, जिसका सिलसिला ख़त्म हो ही नहीं रहा था। करीबन 5 घंटे आतिशो आहन बरसाने के बाद जब दुश्मन को यकीन हो गया कि यहाँ कोई जी रूह बाकी नहीं रहा, उसके पैदल दस्तों ने हमले का आगाज़ किया। सैकड़ों की तादाद में भारतीय सूरमा जदीद और तबाहकुन हथियारों से लेस उन पर टूट पड़े। 3 दिन तक ये शेर दिल भूखे प्यासे दुश्मन के गोलों और गोलियों का सामना करते रहे, लेकिन मजाल है जो किसी की जुबान पर एक लम्हे के लिए भी गिला शिकवा आया हो। सिपाही तारिक मशीन गन पर ड्यूटी दे रहा था। दुश्मन के गोले का टुकड़ा पहले रोज उसकी टांग में आ लगा, जिससे टांग की हड्डी टूट गई। यहां मरहम पट्टी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आफरी है इन जियालों पर 3 रोज तक सिपाही तारिक मशीन गन संभाले दुश्मन के सामने डटा रहा। दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि उनके मुकाबले पर सिर्फ 15 पाकिस्तानी हैं। अगर वो ये जानते तो शायद 3 दिन के नताइज पर शर्म से ही डूब मरते। 17 जून की शाम तक पोजीशन ये थी कि उनके पास 12.7 मशीन गन की सिर्फ 300 गोलियां बाकी बची थीं। सब मशीन गन का सिर्फ 1 मैगजीन और लाइट मशीन गन की 1 भी गोली बाकी नहीं थी। अपने साथियों की हालत जार से उनका कमांडिंग ऑफिसर बेखबर नहीं था, लेकिन ऐसे बदतरीन हालात में उसके लिए इंतहाई नामुकम्मल असबाब के साथ अपने इन शेर दिलों तक कुमक पहुंचाना करीबन नामुमकिन था। 16 जून की रात करीबन 12 बजे उन तक 11 बार बरदार इंतहाई नामुसाइद हालात में मौत को पछाड़ते पहुंचने में कामयाब हो गए। वो अपने साथ मुमकिना हद तक राशन और एम्यूनेशन लेकर आए थे। 3 दिन तक दुश्मन के हजारों टिड्डी दल का मुकाबला करने वाले इन जख्मी जांबाजों को किसी हद तक ही सही कुछ सहूलत मुयस्सर आई। मेजर अरशद ने जख्मियों को वापस रवाना किया और उनकी जगह आने वालों को तैनात कर दिया।
अभी वो ये कार्रवाई मुकम्मल ही कर पाए थे कि दुश्मन ने बेपनाह शिद्दत के साथ गोलाबारी शुरू कर दी। नाइक नूर और सिपाही मोहम्मद अब्बास इस बराह रास्त गोलाबारी की जद में आकर जाम शहादत नोश कर गए। वाहिद बंकर और सबसे मजबूत आसरा यानी 12.7 मशीन गन तबाह हो गई। मेजर अरशद के हवास कायम थे, ईमान मजबूत था। वो अपने बचे कुछे जांबाजों के साथ नई सफबंदी करने लगा। मजीद अक़साद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।